नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में। मैं आपको इसमें जितनी भी स्टेजेस हैं उन सारों के बारे में डिटेल से बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हमारी डेवलपर एंटिटी होंगी या फिर हमारे फार्मर्स होंगे उनको इस लैंड पूलिंग पॉलिसी में कितना शेयर रिटर्न होगा और कितना जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अपने पास रखेगी। ये वीडियो सिर्फ दिल्ली के किसान या उन यहाँ के जो डेवलपर एंटिटी है वो ये उनके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जिनके क्षेत्र में डेवलपमेंट होने वाली है या नियर फ्यूचर में हो सकती है। जैसे सोनीपत में खरगोदा जिला और नोएडा में न्यू नोएडा जो बसने जा रहा है बुलंदशहर क्षेत्र में, ये सारे लैंड पूलिंग पॉलिसी को पे ही इम्प्लीमेंट होंगे। तो वहाँ के किसान और डेवलपर एंटिटी ये देख सकते हैं कि दिल्ली में इस समय लैंड पूलिंग पॉलिसी में जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो क्या क्या प्रोवाइड कर रही है और आपके वहाँ क्या क्या प्रोवाइड करेगी। आप उसको फिर कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो जो आसपास के किसान हैं वो भी देखिए, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जो लैंड है एक्वायर करना बड़ा मुश्किल हो गया है, उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आने लगी है और उसमें सरकार को विरोध भी झेलना पड़ता है। तो सरकार भी चाहती है कि किसान अपनी मर्जी से अपनी लैंड को दें ताकि वो उसको समय पर डेवलप कर सके और उस पर कोई भी लिजिटेशन ना आए। तो मैं भी बिना समय गवाए अब आपको मेन दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी का पूरी की स्टेजेस के बारे में बताता हूँ। अब इस वीडियो में मैं बात करूंगा लैंड पूलिंग प्रोसीजर के बारे में कि उसमें कौन कौन से की स्टेजेस थी और उसमें जो हमारी डेवलपर एंटिटी हैं या फार्मर्स हैं उनको क्या करना है और कैसे कैसे उनको अप्लाई करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला प्रोसेस होगा कि डीडीए इसमें लैंड पूलिंग प्रोसीजर में पहला कि डीडीए वेब पोर्टल के थ्रू एक वेब पोर्टल ओपन करेगी, उसमें वो एडवर्टाइजमेंट देगी अपनी डीडीए अपनी वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर के थ्रू वो जो हमारे फार्मर्स हैं, डेवलपर एंटिटीज़ हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उनको बताएगी कि वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। वो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी भी फ़िलहाल भी उनकी जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 104 विलेज, तो वो 105 है, क्योंकि उसमें एक जो जे है जोन जे, उसका अगर हम एक विलेज ऐड कर लेंगे तो 105 विलेज हो जाएंगे। और 110 सेक्टर, जो पहले मैंने 109 बताए थे, तो एक सेक्टर अगर जे का ऐड कर लेंगे तो 110 सेक्टर्स के लिए उन्होंने ये दोबारा से विंडो ओपन की हुई है। पहले इसकी डेट जो थी वो 30/4/2024 तक थी और वो अब उसको एक्सटेंड करके 30/7 मतलब 31 जुलाई 2024 तक कर दिया गया है। तो इस तरीके से वो अपनी साइट्स पे, वेबसाइट्स पे डिस्प्ले करते हैं कि आप जो भी 105 गांव के जितने भी फार्मर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं या आप डेवलपर्स हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो आप उसको लैंड पूलिंग जो पॉलिसी है उसका भाग बन सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेप। पहले स्टेप में मैंने आपको बता दिया वेब पोर्टल ओपन होगा, न्यूज़पेपर और थ्रू में उसमें नोटिफाई होगा और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी स्टेप आती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। अच्छा, अभी इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में होगा क्या, तो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, फिर आपका जो मैप का जो लैंड का मैप है वो जमा होगा, ओनरशिप का सर्टिफिकेट जमा होगा और सबसे एंड में जो होगा हमारा वो होगा रजिस्ट्रेशन फीस। तो मैं आपको इसके ऊपर भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से चल रहा है ये। तो इसमें कौन कौन लैंड ओनर पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसमें एनी लैंड ओनर हैविंग कॉन्टिजिनस लैंड। अच्छा, इसमें क्या है कि डीडीए तो बोलता है कि कोई भी लैंड ओनर जिसके पास 2 हेक्टेयर तक, डीडी कहता है कि कोई भी लैंड ओनर जिसके पास 2 हेक्टेयर तक लैंड है वो इंडिविजुअल भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। 2 हेक्टेयर का मतलब 5 एकड़ के करीब लैंड होनी चाहिए, वो कर सकता है। तो उनको करना क्या होगा, वो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी उनकी जनरेट होगी, उसमें उनको फर्द लगानी होगी या फिर खतौनी, अपना पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्पेशल पावर अटॉर्नी, अथोराइजेशन प्रूफ इफ एप्लीकेबल, वो सब उनको अपलोड करने होंगे जो मैंने आपको दिखाया। तो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है, लैंड का मैप लगा दिया, फर्द, खतौनी और ओनरशिप का सर्टिफिकेट जमा कर दिया, अच्छा, तो अब आप कहेंगे कि जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, हाँ, तो 2 हेक्टेयर से कम लैंड वाले भी इस लैंड पूलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास 1 हेक्टेयर लैंड है, किसी के पास 0.5 हेक्टेयर लैंड है,
और किसी तीसरे के पास भी 0.5 हेक्टेयर लैंड है। तो ये तीनों आपस में मिलकर एक आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करेंगे और इसमें एज ए मल्टीपल को-ओनर्स जो है उस फॉर्म उसमें वो फिल कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, और वो एक एग्रीमेंट साइन करेंगे कि हाँ हम इस लैंड पूलिंग पॉलिसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन किस किस के लिए होगा? सिंगल, और मैंने बता दिया 2 हेक्टेयर, और मल्टीपल को-ओनर्स के लिए भी हो सकता है। तो आपकी लैंड चाहे कम हो या ज़्यादा, आपका अगर म्यूचुअल कंसर्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस उसमें अपनी फर्द, खतौनी, पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सब इसमें आपको सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगली बात आती है रजिस्ट्रेशन फीस की, कि कितनी हमारी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। तो मैंने उसकी कुछ कैलकुलेशन की हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आपके पास 2 हेक्टेयर, चाहे वो आपने इकट्ठे होके की हो या इंडिविजुअल एंटिटी हो, तो अगर आपके पास 2 हेक्टेयर लैंड है तो उसके लिए एप्लीकेशन फीस क्या होगी, पहले मैं वो आपको वो बता देता हूँ। देखिए, इन्होंने बोला कि अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक लैंड है तो 1 हेक्टेयर का इन्होंने 2,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा है। आपका अगर 2 हेक्टेयर होगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2000, 4,000 रुपये आपके फी के चार्ज होंगे। अगर आपके पास 10 हेक्टेयर है, 10 हेक्टेयर अगर आपके पास 10 हेक्टेयर है तो वो 2 इंटू में 10, आपके पास 20,000 रुपये आपके चार्ज होंगे। अब आता है कि हमारे पास जो लैंड है भाई, वो हमारी लैंड जो है वो 10 हेक्टेयर से लेके 20 हेक्टेयर के बीच में आती है। तो उन्होंने एक फिक्स चार्ज रखा है कि यहाँ पे एक 20,000 रुपये का 20,000 रुपये का फिक्स चार्ज लगेगा, प्लस हर पर हेक्टेयर वो 1,000 रुपीज ले रहे हैं। जैसे यहाँ तो पर हेक्टेयर वो 2,000 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे 20,000 प्लस पर हेक्टेयर वो 1,000 रुपीज ले रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी जो है वो 11 हेक्टेयर लैंड है तो 20,000 रुपये तो आपको देने ही देने हैं, प्लस एक मल्टीप्लाई बाय 1,000, तो वो कितना हो जाएगा आपके 21,000 रुपये देने। ऐसे ही अगर आपके पास 20 हेक्टेयर लैंड है, अगर आपके पास 20 हेक्टेयर तो 20,000 तो है ही, प्लस 20 इंटू में 1,000, सॉरी ये आपका हो जाएगा इसमें 20 हेक्टेयर है आपके पास, तो आपका हो जाएगा 10 इंटू में 1,000, वो 10,000 हो गए। तो टोटल 30,000 रुपये आपके हो गए इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज। और अगर आपकी 20 हेक्टेयर से लेकर आपकी 60 हेक्टेयर तक है लैंड, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी यही पहले दूसरे की तरह ये कि पहले 30,000 रुपये फिक्स चार्ज होगा। अब इसमें 1 हेक्टेयर के लिए जो है वो लिमिट कर दिया 500 रुपये, और वो और कम कर दिया, पर फिक्स चार्ज 30,000 होगा ही होगा। तो 30,000, और अगर आपके पास 21 हेक्टेयर है तो 1 इंटू में 500 मीन्स आपके 30,500 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज आपका लगेगा ही लगेगा। इसी तरीके से आपके पास अगर 40 हेक्टेयर है तो 40 हेक्टेयर का 30,000 हो गया, प्लस कितनी है 40 हेक्टेयर, तो प्लस 20 इसमें हो जाएगा 30,000 प्लस 20 इंटू में 500, 20 इंटू में 500 कितना हो जाता है हमारा 10,000। तो टोटल 30 प्लस 10 40,000 रुपये हो गए। अच्छा, इन्होंने बोला कि 60,000 तक, सॉरी 60 हेक्टेयर तक अपना दे दिया, तो इन्होंने 60 हेक्टेयर को एक लिमिट मान लिया है 50,000 मैक्सिमम, उसके ऊपर किसकी कितनी भी लैंड हो तो वो 50,000 रुपये ही लगे। तो ये था रजिस्ट्रेशन चार्जेस कि इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप था, एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फी, लैंड मैप, ओनर सर्टिफिकेट। अब हमारा आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में होगा क्या कि थर्ड स्टेप आता है वो है वेरिफिकेशन ऑफ लैंड पार्सल बाय जीएनसीटी। देखो, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, ये जो सारा का सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन चल रहा है। तो अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि बार बार कोई पेपर लेके पहले आपने इसको लैंड पूलिंग वालों को दे दिया, फिर लैंड पूलिंग वालों ने जाके रेवेन्यू को दे दिया, नहीं। इसमें ये बहुत अच्छी खासियत है कि इसमें क्या होगा, डीडी ने एक सिंगल विंडो जो ये सिंगल विंडो सिस्टम है डीडी का, इसमें वो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे चला जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे जाते की साथ ही वो उसको वेरीफाई करेंगे लैंड को, और वो सारा का सारा इनको जो हमारे डीडी वाले हैं, अथॉरिटी वाले हैं, उनको बताएंगे कि हाँ भाई जो इस बंदे ने लैंड भरा है वो बिल्कुल ठीक भरा है। तो आप उसको ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई कर देगा, फिर उसके बाद अगला स्टेप स्टार्ट होगा। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है कि मान लीजिए एक सेक्टर है, उस सेक्टर में से
अब लैंड पूलिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे विंडो दे भी रखी थी कि 31 जुलाई तक आपको भरनी है, तो उसमें ऐसे कर करके सबने पूल लैंड करके पूलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और जब उसमें पूलिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर उस सेक्टर में 70% लैंड हो जाती है तो वो सेक्टर एलिजिबल हो जाता है कंसोर्टियम के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो एक डीडी ने एक प्रोसीजर रखा है, उसने बोला है कि कि मतलब कोई भी सेक्टर को लैंड पूलिंग में एलिजिबल होने के लिए उसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस सेक्टर को वो एलिजिबल माने लैंड पूलिंग के लिए और उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट की जा सके। तो वो कहते हैं कि जो भी लैंड पार्सल, जो पूलिंग में लैंड पार्सल आएगा वो फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, मीन्स उस पर कोई भी झगड़ा लड़ाई या फिर कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर ना बना हुआ हो। अगर बना हुआ हो तो फिर आपको उसको तोड़ के देना पड़ेगा उनको, और वो कॉन्टिजेंस लैंड होनी चाहिए उस पर, और आप उनको जो हमारे डीडीए है उनको आप उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। दूसरा, ई सेक्टर कब वो एलिजिबल माना जाएगा, पहला कि उसके मिनिमम 70% जो डेवलपेबल एरिया होगा सेक्टर में वो पूल्ड होना चाहिए। एक पूरा सेक्टर है, पूरे सेक्टर में 100% एरिया होता है, तो 100% में से 70% जो लैंड होगा डेवलपेबल एरिया का वो पूल्ड होना चाहिए, सबकी उसमें रजामंदी होनी चाहिए, तभी वो उसको अपना ये जो सेक्टर है उसको एलिजिबल मानेंगे लैंड पूलिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरा, द पूल लैंड पार्सल जो कॉन्टिन्यूस हो। कॉन्टिन्यूस का मतलब जैसे मान लीजिए एक ने इधर लैंड पूल करा है, 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 ये तो सारे अलग अलग दिशा में हो गए, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ। कॉन्टिन्यूस जब होगा जब वो लगातार इकट्ठा चल रहा है, बीच में एक आधा अगर मिस हो गया तो कोई नहीं, पर लगातार वो चलता जा रहा है। इस तरीके से 70% कॉन्टिन्यूस लैंड होना चाहिए। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस जो एलिजिबल होनी चाहिए वो ये कि जो एंटायर पूल लैंड है, जो ये पूरा सेक्टर है, और इसमें जो पूल लैंड जैसे मान ली इधर से पूरा ये पूल लैंड होना स्टार्ट हो गया, तो इस पे एटलीस्ट मतलब इसकी जैसे चारों साइड्स हैं, तो एक साइड पे कम से कम 30 मीटर का रोड या तो उस समय बना हुआ हो या प्रपोज्ड हो मास्टर प्लान में या एज पर जेडडीपी जैसे जोनल डेवलपमेंट प्लान में होना चाहिए। मान लीजिए इधर रोड उन्होंने दे रखा है, तो इस सेक्टर को वो पूरा का पूरा आपका एलिजिबल मानेंगे लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए। अच्छा, जब ये लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए एलिजिबल होता है तो फिर वो क्या करते हैं, उस सेक्टर के सबको भेजते हैं कि आप एक कंसोर्टियम फॉर्म कीजिए आपसी सहमति से, क्योंकि अब क्या है कि भाई वो डीडीए जो है वो एक एक किसान से तो डील करेंगे नहीं, वो कहता है कि आप अपनी एक पूरा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपने एक लैंड ऑफ बैंक कलेक्ट कर लिया है, अब आप उसमें एक अपना प्रेसिडेंट बनाइए, कंसोर्टियम फॉर्म कीजिए, और हम सारी डील अब उसी के थ्रू सारी की सारी चलेंगे। कि डीडीए उस सेक्टर के लिए एक प्लान बनाता है। जैसे एक हमारा अभी मैंने आपको एक सेक्टर दिखाया था, या आप इसको देख लीजिए, जैसे एक सेक्टर का ये लैंड ऑफ बैंक है, तो उसमें डीडीए उनको एक 60% डेवलपर एंटिटी जो कंसोर्टियम के पास रहेगी, और 40% जो डीडीए का शेयर होगा जो डीडीए अपना एसपीओ को, स्पेशल प्रोवाइडिंग एजेंसी को देगा, और उसमें कोई या वो खुद ही डेवलप करेगा। ये जो भी आपको बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो डीडीए आपको एक सेक्टर का प्लान जो है 60 या 40% का बना के दिखाता है, ब्रेकअप वो आपको दिखाता है, और आपको फिर 120 दिन का समय मिलता है उसमें पूरा का पूरा, कि आप उस 120 दिन में अगर आपको उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन है, जैसे मान लीजिए उसने 60-40 का एक प्लान बनाया, तो जरूरी नहीं कि वो एक ही प्लान बनाए, वो 3, 4, 5 उस सेक्टर के लिए जो उसको ठीक लगेगा वो 3-4 प्लान वो आपको बना के दिखाएगा, ऑप्शन देगा। उस ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उस ऑप्शन में कोई और मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है तो आप उनको 120 दिन के अंदर वहाँ पे जो इनकी सिंगल विंडो प्रोसेस है, इसमें आप अपनी एक रिक्वेस्ट डालेंगे और वो उसको फिर कंसीडर करेंगे, और जब ये सारा कंसीडर हो जाएगा तो आप एक प्रोविजनल एंटाइटल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होगा।
तो यही था कंसोर्टियम का कि मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन प्लान सबमिट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट क्या होगा, इसमें सारे लैंड ओनर्स से डीडी बोलता है कि सारे लैंड ओनर्स की रजामंदी से आप एक इम्प्लीमेंटेशन का प्लान तैयार कीजिए कि आप 60% लैंड पे कौन सी चीज कहाँ चाहते हैं, और उसकी प्रोसेसिंग फीस भी आप सबमिट कीजिए जिससे आगे आपका ये काम चल सके। तो वो आपको एक प्रोविजनल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट आपका इशू कर देते हैं। फिर 120 दिन में था। फिर आपके अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर आपको वो एक फाइनल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। अब उसके बाद क्या है, वो कहते हैं कि आप भाई 60% में आप क्या कौन सी चीज कहाँ बनाना चाहते हैं वो हमें बताइए। लेआउट प्लान आप प्रिपेयर किए कंसोर्टियम के द्वारा। मतलब अब डीडी ने आप बोल जो है वो कंसोर्टियम के पाले में डाल दिया, उनसे बोला कि आप 60% पे क्या क्या बनाना चाहते हैं वो हमें बताइए। अच्छा, ये नहीं है कि जो 60% पे डेवलपर एंटिटी है वो कुछ भी बना सकती है, उसका भी कुछ एक प्रोसेस है या प्रोसीजर है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो इसमें स्लाइड में कि जो 40-60% की जो रेशो जो ये आपस में डेवलपर एंटिटी और डीडी के बीच में बटी है, तो उसमें वो बना भी क्या क्या सकते हैं। तो डीडी कहता है कि जो मैंने 60% लैंड आपको वापस दिया उसमें से आप 53% पे रेजिडेंशियल बना सकते हैं, 5% पे आप कमर्शियल बना सकते हैं, और आप 2% पे पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूटिलिटीज के लिए कुछ बना सकते हैं। अच्छा, ये ब्रेकअप कैसे हो रहा है। मान लीजिए आपने जो सेक्टर था, सेक्टर में 100 हेक्टेयर जो लैंड है वो पूल्ड हो गया, तो वो 40 तो इनके पास चला जाएगा, 60 इनके पास आ गया। 60 हेक्टेयर में से वो कहते हैं कि मिनिमम 60%, तो 60 हेक्टेयर में से वो कहते हैं कि भाई 53% पे आप रेजिडेंशियल बना सकते हैं, 53 हेक्टेयर पे, और 5% पे आप 5 हेक्टेयर पे आप कमर्शियल बना सकते हैं, 2 हेक्टेयर पे आप पब्लिक और सेमी पब्लिक यूटिलिटीज के लिए रखेंगे। और जो 40% दिया, तो जो 40% डीडी के पास गया, तो उसमें डीडी क्या करेगा, उसमें वो रेजिडेंशियल नहीं बनाएगा, उसमें ना वो कमर्शियल बनाएगा, उसमें वो 4% इंडस्ट्रियल के लिए रखता है प्लॉट्स, 16% वो रिक्रेशनल के लिए रखता है, और पीएसपी 4% में 4 हेक्टेयर, 16 हेक्टेयर और 8 पीएसपी के लिए रखता है, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूटिलिटीज के। और जो उसमें सड़कें दी जाएंगी, जो बाकी चीज उसमें जो रोड एंड सर्कुलेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, वो 12 हेक्टेयर उनके लिए लेके चलता है, जिससे वो पूरा जो एक आपका स्मार्ट सिटी का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कर सके। ये वो एक लेआउट प्लान जो है प्रिपेयर किया कंसोर्टियम ने, वो फिर डीडी उसको अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा कंसोर्टियम के साथ डीडीए का कि अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैंडिंग ओवर इनकम्बेंस। उसमें क्या होगा कि उसमें ये एग्रीमेंट में ये भी बताया जाएगा कि भाई अब हम आपको जो डीडी है, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी हैं, उनको हम 40% अपना लैंड दे रहे हैं और ईडीसी भी प्रोवाइड करेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें अप्रूव्ड हो जाएंगी तो उनको एक प्रोविजनल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। जो हमारी जो कंसोर्टियम है उनको एक प्रोविजनल डेवलपमेंट, अब ये प्रोविजनल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जो मैंने बताया, तो एक तो या तो इस 10वें स्टेप से यहाँ से बिल्डर्स आ सकते हैं उस सेक्टर्स के लिए, या फिर बिल्डर्स यहाँ पर आ सकते हैं जो कि फार्मर्स हैं, डेवलपर एंटिटीज हैं या वो है। तो इसमें अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी तो वो डेवलपर एंटिटीज जो बिल्डर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, बिल्डर्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर वो बिल्डर्स यहाँ पे आ सकते हैं। एक प्रोविजनल डेवलपमेंट लाइसेंस डीडीए ने उस कंसोर्टियम को प्रोवाइड कर दिया कि ठीक है आप अब उस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। अच्छा, वो डेवलपमेंट होगी किस प्रकार से, तो एक जो आप ये देखिए, पहले पीडीएल है, प्रोविजनल डेवलपमेंट लाइसेंस प्रोवाइड होगा। उन्होंने एक लेआउट प्लान दिया था 60% का कि भाई हम इस 60% में इस जगह पे हम रेजिडेंशियल रखना चाहते हैं, इस जगह पे हम कमर्शियल रखना चाहते हैं, इस जगह पे हम पीएसपी के लिए जगह देना चाहते हैं। उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट बनाएंगे कि क्या क्या हम उसमें क्या क्या उसमें बना के देंगे।
अंडरटेकिंग होनी चाहिए। अंडरटेकिंग किसकी? जो सारे के सारे डेवलपमेंट, जो सारे ओनर्स थे, उन लैंड ओनर्स, उनकी। ये प्रोसेसिंग फी जो है अपना ईडीसी चार्जेस के साथ, और बैंक की गारंटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो पीडीसी के बाद जब प्रोविजनल डेवलपमेंट लाइसेंस हो गया, तो उनको 12 महीने का समय दिया जाता है। कंसोर्टियम को 12 महीने का समय दिया जाता है, और एप्लीकेशन बाय कंसोर्टियम फॉर कि 12 महीने में वो एप्लीकेशन फाइनल डेवलपमेंट लाइसेंस के लिए वो एप्लीकेशन सबमिट कर दें। तो मैंने बताया ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिल्डर्स आ जाता है या डेवलपर आ जाता है बड़ा, तो और वो यहाँ से लैंड ऑफ पार्सल ले लेता है 50 हेक्टेयर का या फिर 20 हेक्टेयर का, तो वो फिर 12 महीने के अंदर फाइनल डेवलपमेंट के लिए अपना एक डीडीए को, उनकी जो विंडो है उस पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके आगे मूव कर सकता है। उसमें जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ये सारी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी होने के बाद अब जो हमारी डेवलपर एंटिटी है वो 40% फ्री ऑफ एनकम्बरेंस, मतलब अब उस पर कुछ भी जो डीडीए को प्रोवाइड कर देगी, उस पर कोई भी चीज़ का कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, लैंड में कोई कुछ चीज़ बनाई नहीं होनी चाहिए, ना कोई उसमें कोई परेशानी हो, तो वो आप 40% का लैंड, जैसे 60% ये था और यहाँ पे 40% आप उसको डीडीए को, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी को दे देंगे, जिसमें वो सिटी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के आपको देंगे। तो अब होगा क्या कि एक तरफ तो हमने लाइसेंस ले लिया, दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट जो ये स्पेशल प्रोवाइडिंग एजेंसी है ये अपना सिटी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो एक तरफ तो इधर सड़क बन रही है और दूसरी तरफ इधर उसमें डेवलपमेंट चल रही है, इससे थोड़ा समय कम लगता है। अच्छा, सिटी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन इसमें पहले वो एक 20% का, कितना, एक 20% की जो कंसोर्टियम है उनसे 20% की एक ईडीसी लेंगे, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। वो 20% का एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज लेंगे। वो कहते हैं कि आप हमें 20% का इनिशियली एक एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज दीजिए और हम आपका एक काम स्टार्ट कर देते हैं। जो मैं लैंड पूलिंग में जो एक प्रॉब्लम लगी वो यही थी कि ये जो 20% का डेवलपमेंट चार्ज है, वो अगर किसान अपने आप डेवलप करते हैं तो उनको देना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे बिल्डर्स आ जाते हैं या कोई बड़ा डेवलपर आ जाता है तो उनके लिए आसान हो जाएगा कि भाई 20% का, नहीं तो ये 20% का इंतजाम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है किसान के लिए। ये इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगा। अच्छा, इसमें एक अब थोड़ा आगे फ़ायदा भी, हल्का सा फ़ायदा दे रखा है उन्होंने, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं। ये देखो, ये सबकी अपनी अपनी सोच है। जो मुझे नुकसान लगा वो मैंने आपको बता दिया। उसमें फिर उन्होंने थोड़ा जो फ़ायदा हुआ वो ये है कि वो कहते हैं कि या तो आप लमसम 90 दिन में आप सारी 100 के 100 जो ईडीसी के चार्जेस हैं आप वो दे दीजिए, ताकि हम आपको फाइनल डेवलपमेंट लाइसेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे किसान है तो वो 20% देना ही उसके लिए बड़ी मुश्किल है। वो 100% कहाँ से लाएगा 90 दिन के अंदर? तो उसको इन्होंने देखते हुए बोला कि भाई ठीक है, आप 8 8 इनको इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं, और वो भी 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट पे। तो 8-6-48, मतलब 4 साल में आप पूरी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि वो उन पे इंटरेस्ट जरूर लेंगे। तो फिर वो आपको फाइनल डेवलपमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करा देंगे। फिर जो आपकी ये 60% का लैंड था, ये उसको आपको प्रोवाइड करा देंगे फाइनल डेवलपमेंट लाइसेंस। तो उस पर अब बिल्डिंगें बनने स्टार्ट हो सकती हैं। तो अब जो वहाँ पे बिल्डर्स थे या ये फार्मर्स थे या फिर ये डेवलपर एंटिटी थी, वो उस लैंड को अब धीरे धीरे अपना सोल्ड आउट करना स्टार्ट करेंगे। अब जब वो सोल्ड आउट कर देंगे, उस लैंड को स्टार्ट कर देंगे, तो उस पर लेआउट प्लान, जैसे मान लीजिए उन्होंने बेचा एक कहीं पे किसी किसी उनका कोई प्रोजेक्ट था, उसमें उन्होंने 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट बेचा। हम ज़्यादा बड़ा नहीं लेते, हम कहते हैं 100 स्क्वायर यार्ड का उन्होंने प्लॉट बेचा। जो 100 स्क्वायर यार्ड का उन्होंने प्लॉट बेचा, अब होता क्या है, आपने प्लॉट लिया, आप ये थोड़ी कि उस पर सीधी एकदम बिल्डिंग बना देंगे, नहीं। अब आप लेआउट प्लान अप्रूवल होगा उसका, इंडिविजुअल यूज ए प्रेमाइस प्लॉट। अब उसका एक, आप उसमें जब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं तो उसके बाद आप उसमें अप्रूवल ले सकते हैं। अब वो अप्रूव्ड कहाँ से होगा? वो डीडीए से होगा, मास्टर प्लान, वो आप जो अपना जो बिल्डिंग विभाग होता है वहाँ से होगा।
जो दिल्ली जल बोर्ड होता है वहाँ से होगा। अब आप उस पे जितनी भी आपको मकान बनाने के लिए एनओसीज चाहिए वो आप एक छोटा एंड यूज़र उस पे ले सकता है। और ये सब ऑनलाइन होगा, आपको कहीं भी चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऑनलाइन सिंगल विंडो प्रोसेस है, ये उसके थ्रू होगा। अच्छा, उसके बाद जो कंसोर्टियम है या डेवलपर एंटिटी है वो रेरा में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फिर वो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर कंप्लीशन। और ये फिर उसके बाद वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले सकता है और इस तरीके से एक वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है उस सेक्टर में, चाहे वो सेक्टर बड़ा हो या छोटा हो। तो ये था लैंड पूलिंग पॉलिसी का प्रोसीजर, जिसमें इन्होंने 18 स्टेजेस दिखाई हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लैंड पूलिंग पॉलिसी का प्रोसीजर, जिसमें मैंने आपको 18 स्टेजेस के बारे में बताया। और मैं अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन सा सेक्टर किस स्टेज तक पहुंचा है, कौन सा थर्ड स्टेज तक पहुंचा है, कौन सा फिफ्थ स्टेज तक पहुंचा है, कौन सा एट्थ स्टेज तक पहुंचा है। मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक सिर्फ एक सेक्टर है जो एट्थ स्टेज तक पहुंचा है। तो मैं उन सारे सेक्टर्स के बारे में और उस सारे जोन के बारे में आपको डिटेल्स दूंगा। इसलिए आपको अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।